नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 14 आप लोग के सामने है। ये टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8318397276। ठीक है। और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी का, जिसमें यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 1499 रुपए का आप लोग का कोर्स है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरी संख्या 14। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। देखिए यह पीडीएफ संख्या 5 है, लेकिन यह टेस्ट सीरीज जो है वीडियो फॉर्मेट पे यह संख्या 14 है। ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, अच्छे से देख लीजिए और सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। तो बिल्कुल यह आपका सही है। 1858 की जो अधिनियम था उसमें भारत का शासन ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। ठीक है, यह तो अब बात सही है आपका। दूसरा देखिएगा, 1858 के कानून के तहत भारत में शासन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। भैया वायसराय को नहीं दिया गया था, गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तन करके वायसराय हुआ था, लेकिन शासन का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। मतलब ब्रिटिश जो भारत सचिव था वह ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य था। ठीक है, तो यह बात है। दूसरा जो कथन है यहाँ पर सही नहीं है, पहला सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक जो है आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया, जिसको भारत सचिव कहा जाता है। ठीक है, यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिलेंगे। और पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सारा नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को मिलेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई थी। यह तो आपका सही है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई थी। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यह आपका सही है। तीसरा देखिएगा, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्यता। देखिए यही बात है, सही नहीं है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 3 आपका सही नहीं है। ठीक है, गवर्नर जनरल होता था वह कार्यकारी परिषद का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। बाकी 1 और 2 आपका सही है। ये थोड़ी पूछ रहा है सत्य क्या है, ये पूछ रहा है असत्य क्या है। तो असत्य केवल 3 है। असत्य क्या है? केवल 3। कुल निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है ना। तो देखिए, भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, ये तो सही है भैया आपका। असत्य पूछ रहा है, गवर्नर जनरल के साथ, यहाँ पर देख लेंगे, हाँ यह 2 और 3 दोनों होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ विकल्प सी होगा, यह भी आपका गलत है। दूसरा भी, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो गठन किया गया था बहुत पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में ही कर दिया गया था, तो ऐसी बात नहीं थी। तो 2 और 3 दोनों आपका असत्य है, मतलब विकल्प सी। ठीक है,
व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांटा था। इनमें से बंगाल, मद्रास, बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर 3 सदस्यों वाली काउंसिल की सहायता से चलाता था और उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिएगा अच्छे से और बताइएगा। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, ये आपकी क्या होती थी? प्रेसिडेंसी होती थी। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी भी होता था, लेकिन ये मध्य प्रांत और पंजाब प्रेसिडेंसी नहीं थे। तो 1 एंड 3 विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए मित्रों, आप सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग को इसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो, मास्टर टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगी। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लोग गंभीर हैं वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। व्याख्या देख लीजिएगा। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांट रखा था। इसमें बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से करते थे। देखिए, हर प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल होता था और उसमें क्या होता था? 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल भी होती थी। और जिसकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। कहाँ का? इंग्लैंड का सम्राट। प्रश्न 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। बिल्कुल ये बात सही है। प्रांतीय सरकार को जो थी प्रेसिडेंसियों की सरकार से अधिक शक्ति प्राप्त थी। सही कहा भैया? ये तो गलत है ना। दूसरा देखिएगा, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल, प्रांतों का शासन जो है गवर्नर जनरल द्वारा चलाया गया। अरे गवर्नर जनरल जो होता था, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था प्रांतों में। तो 1 भी सही नहीं है और 2 भी सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, दोनों गलत है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। देखिए, बहुत सारी ऐसे ये जो आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ना, इस तरह से लगभग 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी, जबरदस्त तैयारी होगी आपकी। भारत में शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इसे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिनमें से बंगाल, मद्रास, बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसियों की सरकार को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त थी। प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, जबकि दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताएं। 1861 का जो अधिनियम था, इसके तहत कौन सा कथन असत्य है? इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। ये बातें तो बिल्कुल सही है। 1861 के अधिनियम की बात की जा रही है कि इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था, सही है। यह एकमात्र सलाहकारी समिति थी, यह भी सही है। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था, यह भी सही है आपका, ठीक है। फिर देखिए, ये आपका गलत हो गया। डी जो ऑप्शन है वो गलत है। इस काउंसिल का गठन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। ये बातें गलत हैं, विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा। चौथा कथन असत्य है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून बनाने की शक्ति को बढ़ा दिया गया और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह एकमात्र सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं प्रशासन के कार्यों पर विचार नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। प्रश्न 7 देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी ना, वह लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन की दिशा में बहुत हिचकिचाते हुए एक कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंधन की एक नीति निर्धारित की गई, ठीक है। तो 1882 में यह स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुआ था। लॉर्ड रिपन थे उसमें गवर्नर जनरल, ठीक है।
तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य हो जा रहा है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया 1857 की क्रांति के बाद। बिल्कुल ये बातें सही है, ठीक है, ये तो सही है। फिर देखिए, नहीं क्या है, सेना में भारतीयों, हाँ बिल्कुल सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया, सही है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, बिल्कुल नहीं भैया। 1857 की क्रांति से अंग्रेज जो थे सबक ले चुके थे और भारतीय सैनिकों को अधिकारी नहीं बनाते थे, ठीक है। सेना में भर्ती जाति पाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा, यह भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। तीसरा कथन गलत है। ब्रिटिशों ने 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया, जिसका उद्देश्य था विद्रोह न होने देना। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया गया। 1914 तक कोई भी भारतीय कभी भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठा। मतलब 1914 तक ऐसा नियम था कि कोई भी भारतीय हो वह बहुत ज्यादा अगर पदोन्नति होगा उसका तो सूबेदार तक, सूबेदार से ज्यादा बड़ा पद किसी भी भारतीय को नहीं दिया जा सकता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने लड़ाकू जाति घोषित किया। ब्रिटिशों ने लड़ाकू जात किसे घोषित किया भैया 1857 की क्रांति के बाद? तो देखिए, ब्रिटिशों ने कहा कि पंजाबी जो है ना बहुत लड़ाकू जाति हैं, गोरखा भी हैं, पठान भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, पंजाबियों ने, गोरखा ने, पठानों ने, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया? लड़ाकू जात, ठीक है। 134 विकल्प सी। देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां और कुछ गैर लड़ाकू जातियां हैं। अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ से ही अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी। देखिए आरंभ से क्या हुआ था, शुरुआत से ही अंग्रेजों की सहायता करने वाले अवध, बिहार और मध्य भारत के लोग थे, लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो इन लोगों ने सहायता नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें कहा कि गैर लड़ाकू जाति हैं, लड़ने वाली जातियां नहीं हैं। 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया और अब बड़ी संख्या में उनको सेना में भर्ती करना बंद कर दिया कि भाई आपको मैं भर्ती नहीं करूंगा सेना में, क्योंकि आप लोगों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले जो लोग विद्रोह 1857 की क्रांति के विद्रोह को कुचले थे अंग्रेजों की तरफ से लड़कर, तो उन लोगों को क्या कहा गया? लड़ाकू जातियां। उसमें कौन थे? पंजाबी, गोरखा, पठान, ठीक है, ये सब क्या थे? लड़ाकू जाति घोषित हो गए। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1863 का वह वर्ष था जब आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और यह रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अब सोच लीजिए, एक भाई इतना बड़ा दार्शनिक, ठीक है, और एक भाई इतना बड़ा बहुत ही मास्टरमाइंड दिमाग रखने वाला, ठीक है, जो पहले आईसीएस थे, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या थे? बड़े भाई थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर मैं अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो, ठीक है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स 8318397276 आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।